ओके, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो या DSSB हो। इस टाइप की जितनी भी वैकेंसीज हैं, यहाँ तक कि टेट, सीटेट, सुपर टेट लेवल की भी हम तैयारी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त 2023 को होने वाला है। उसी सीटेट के एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट को लेकर के आ रहे हैं। हमने आपको अपनी प्लानिंग बता दिया था कि हमने 30 प्रश्नों को 2 भागों में बांटा है। एक जो सब्जेक्ट से पूछा जाता था वो 15 प्रश्न पार्ट 1 में रख दिया है, और जो दूसरा है पेडागोजी वाला जो 15 प्रश्न है उसको हमने पार्ट 2 में रख दिया है। इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। 16 दिसंबर वाले प्रश्न पत्र को हम लोगों ने कर लिया था। आज हम 20 दिसंबर वाले प्रश्न पत्र को करने चल रहे हैं। तो पहले के 15 प्रश्न पार्ट 1 में पढ़ेंगे, और जो 15 से 30 हैं वो 15 प्रश्न जो पेडागोजी से संबंधित हैं उसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। विकास से, विकास एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वृद्धि और विकास एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपसे पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान रखना है। क्या है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, विकास के सिद्धांत एक हेडिंग है, उसमें आप 2-3 सिद्धांत को पढ़ोगे। एक क्या होता है, विकास बहुआयामी होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इस टाइप का होता है। और एक सिर से पैर की ओर होता है, जिसे मस्तकाधोमुखी कहते हैं, सिर से पैर की ओर। ठीक है, सिफेलोकैडल, सिर से पैर की ओर। ठीक, और जो दूसरा है वो है केंद्र से दूर की ओर। कैसे है? केंद्र से दूर की ओर। ठीक, केंद्र से दूर की ओर। ये 3 सिद्धांत काम करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा ये सिद्धांत नहीं है। हमें जवाब मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। विकास ऊपर से नीचे, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ऊपर से नीचे मतलब सिर से पैर की ओर, और केंद्र से बाहर की ओर। फिर तीसरा क्या है, विकास अनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। बिल्कुल, विकास पर वंश और वातावरण, वातावरण को हम पोषण भी समझ सकते हैं, पोषण कह के भी संबोधित कह सकते हैं। वातावरण और वंश का गुणनफल होता है। ठीक है, तो दोनों से प्रभावित होता है। फिर क्या है, विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सही बात है, विकास जो है सामाजिक भी होता है, नैतिक या सांस्कृतिक जो भी आप कहें, कल्चरल भी डेवलपमेंट होता है। तो इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो पहला वाला कि विकास एक आयामी होता है, एक धारणा इसके लिए होती है। ठीक, अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है ना? शीर्षगामी सिद्धांत, शीर्षगामी मतलब सिर से पैर की ओर, विकास के किस सिद्धांत पर लागू होता है? तो सबसे पहला क्या है, गामक विकास। गामक विकास का मतलब जब बच्चा चलना, उठना, बैठना सीखता है तो उसे हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। फिर क्या है, भाषा विकास। फिर क्या है, संज्ञानात्मक विकास। फिर क्या है, नैतिक विकास। आप बताओ, अभी मैंने आपको बताया शीर्षगामी विकास मतलब सिर से पैर की ओर किसमें होता है? शारीरिक विकास में। गामक विकास को हम शारीरिक विकास भी कह सकते हैं। ठीक है, गामक विकास को हम शारीरिक विकास भी कह सकते हैं, क्योंकि शरीर का विकास होगा तो ही बच्चा चलना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना सीखता है। ठीक, आइए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? भाषा विकास के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि जो जन्म से 2 वर्ष का समय होता है उसे हम शैशवा अवस्था कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? शैशवा कहते हैं। जो 2 से लेकर के 6 वर्ष तक का समय होता है उसे हम पूर्व बाल्या कहते हैं। ठीक है, पूर्व बाल्या। देखिए, 3 प्रश्न विकास से आप क्या चुके हैं। पूर्व बाल्या अवस्था को भाषा विकास की सबसे उत्तम अवस्था कहा जाता है। इस बात को टिक लगा लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा कि भाषा विकास की सबसे उत्तम अवस्था, सबसे सर्वोच्च श्रेणी की अवस्था कौन सी होती है? पूर्व बाल्या अवस्था। तो देखिए, क्या यहाँ पे कहीं अर्ली चाइल्डहुड पीरियड लिखा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था? आप
टिक लगा दीजिए और इसे याद भी कर लीजिए कि 2 से 6 वर्ष के समय को पूर्व बाल्यावस्था को हम भाषा विकास की सबसे अच्छी अवस्था मानते हैं। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? प्रारंभिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, अव्यक्त समाजीकरण, सक्रिय समाजीकरण। तो आपको पता है परिवार का नाम लिया है, तो परिवार क्या है? समाजीकरण की पहली इकाई है। परिवार क्या है? समाजीकरण की जो पहली इकाई होती है वो कौन सी है? वो है हमारी पहली अवस्था, मतलब पहला जो इकाई है वो परिवार के रूप में हम देखते हैं। बाकी जो मीडिया है, स्कूल है, पड़ोस है, उसे हम द्वितीयक इकाई के रूप में मानते हैं। किसके द्वितीयक इकाई और प्राथमिक इकाई? समाजीकरण के। ठीक है, आइए हम पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? क्या प्रश्न है? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस चरण पर नैतिक विकास, नैतिक चिंतन क्या होता है? शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। आपको पता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई। एक को प्री कन्वेंशनल कहा, एक को कन्वेंशनल और एक को उसने पोस्ट कन्वेंशनल कहा। उन्होंने पोस्ट कन्वेंशनल कहा। तो जो प्री कन्वेंशनल है उसमें तो चरण पर नैतिक चिंतन की शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य। देखो, समाज के नियमों को आप जब कन्वेंशनल को पढ़ेंगे, इसमें तो वो मतलब दबाव की नैतिकता, नैतिक जीन पियाजे के अनुसार समझ सकते हैं आप। जो पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है उसमें वो दंड और आज्ञा पालन को मानता है, दंड और आज्ञा पालन को, और आत्म केंद्रिता उसके अंदर होती है और पुरस्कार पाने की इच्छा, प्रतिफल की इच्छा उसके अंदर होती है। ये 2 चरण है पहली अवस्था के। दूसरी अवस्था जो है ये वाली कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज में वो अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनना चाहता है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल बनना चाहता है। ठीक है सर, गुड बॉय गुड गर्ल बनना चाहता है और कानून और व्यवस्था को मानने लगता है। इट मींस उसके अंदर समाज में जो कानून है, नियम है, व्यवस्था है, उसको मानना चालू कर देता है। यही पूछा गया है कि नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कब दिखने लगता है? तो पारंपरिक चरण, या आप इसे रूढ़िगत चरण भी कह सकते हैं। इसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं? रूढ़िगत। इसे क्या कहते हैं? पूर्व रूढ़िगत, है ना। इसे हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? पूर्व रूढ़िगत। इसे हम, ये तो कोई स्टेज थी ही नहीं। तीसरा जो है इसे हम उत्तर रूढ़िगत कहते हैं, जब वो नियम सिद्धांत को समझने लगता है, अपने तर्क के हिसाब से सही गलत की पहचान कर लेता है। ठीक है, नैतिकता क्या है? वो अपने परिस्थितियों के आधार पर करता है। आइए अब हम छठवें प्रश्न की ओर आते हैं। छठवां प्रश्न क्या कहता है? पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? देखो, पियाजे को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 2 तत्व पियाजे ने बताए। ठीक है, एक को उसने आत्मसातीकरण कहा, आत्मसातीकरण कहा, और एक को उसने समाविष्टीकरण कहा। क्या कहा? समाविष्टीकरण। ठीक है, इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं और इसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। इसे दूसरे नाम से हम समायोजन में भी कह सकते हैं। तो देखिए, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन 2 तत्व बताए गए, किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। और प्रश्न क्या पूछा है? नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में, मतलब पूर्व ज्ञान प्लस नवीन ज्ञान, पूर्व प्लस नवीन ज्ञान जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। ऐसे लिखा जाएगा, आत्मसातीकरण कहते हैं। और समायोजन क्या है सर? पूर्व ज्ञान को हटाकर कोई नया ज्ञान स्थापित
करना, पूर्व ज्ञान को हटाकर कोई नया ज्ञान स्थापित करना। जैसे आपको पढ़ाया गया हो बचपन में कि स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन फिर जब आप क्लास में आओ तो पूर्व ज्ञान हटा दिया आपने। सर ने बताया कि मूल स्वरों की संख्या 11 होती है, तो पूर्व ज्ञान हटा करके आपने नया ज्ञान स्थापित किया। आत्मसातीकरण क्या है? मान लीजिए आपकी मम्मी ने ए सिखाया है, मैडम ने आपको ये वाला ए सिखा दिया, तो दोनों पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान आपने ऐड कर लिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं। इसमें क्या टिक लगाओगे आप? सी नंबर वाला। एसिमिलेशन कहते हैं और आत्मसातीकरण कहते हैं। आइए 7वें नंबर पे, 7वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है? मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है। मीना अब क्या करने लगी है? शब्दों का प्रयोग करने लगी है, तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। जहां भी प्रतीक की बात करेगा वहां आप पूर्व संक्रियात्मक दूसरी अवस्था, सबसे पहली अवस्था कौन सी है? संवेदीगामक। संवेदीगामक। दूसरी अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक। दूसरी अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक। और तीसरी अवस्था क्या है? मूर्त संक्रियात्मक। और जो चौथी अवस्था है वो है अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त संक्रियात्मक, है ना? तो जब प्रतीकों की बात करेगा, सिंबल्स की बात करेगा, तो वो दूसरी अवस्था की बात होगी। जीववाद, सिंबल्स की बात, भाषा विकास की बात, सामाजिकरण की बात, सब इसी में आएगा। ठीक है, तो हम क्या टिक लगाएंगे? पूर्व संक्रियात्मक लगाएंगे। अमूर्त चिंतन इसमें करेगा, संवेदी अंगों से ज्ञान प्राप्त करेगा इसमें, और गणितीय संकल्पनाएं, जोड़ घटाना, गुणा भाग, दो वस्तुओं के बीच अंतर इसमें करना सीखता है। तो आपने क्या देखा? पूर्व संक्रियात्मक 7वें का हो जाता है। 8वें पे आइए, 8वां प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। समीपस्थ विकास क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? आपसे पूछ रहा है कि जो जेडपीडी का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया। तो आपको पता है कि जेडपीडी, एमकेओ, इसके फोल्डिंग, है ना, इसके फोल्डिंग और सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन, है ना। हिंदी में क्या कहेंगे? समीपस्थ विकास क्षेत्र, मोर नॉलेजेबल अदर्स, मचान, ढांचा या पाड़, सेल्फ रेगुलेशन को प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं, या इसे हम व्यक्तिगत भाषा भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भाषा भी कहते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिए गए हैं? लेओ वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा? लेओ वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए हैं। तो देखिए, क्या यहां कहीं लेओ वाइगोत्स्की हैं? जी हां, लेओ वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास पे काम किया और अपने संज्ञानात्मक विकास का नाम सोशियो कल्चरल थ्योरी रखा। क्या रखा? सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसे हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो 7वें 8वें का हमारा डी हो जाएगा। 9वें नंबर पे आइए। कौन सा कथन लेओ वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? ठीक है, कौन सा कथन लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत को, मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? क्या कह रहा है? अधिगम एक अचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, फिर क्या है? अधिगम एक अचेतन प्रक्रिया है। फिर क्या है? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम उत्पत्ति मूलक, ऐसे शब्दों से बचिए। अधिगम एक अक्रमबद्ध, ऐसे शब्दों से बचिए। अधिगम एक अचेतन है। अगर ये बात सिगमंड फ्रायड कहता तो हम मान लेते। अधिगम एक अचेतन है, अगर ये बात सिगमंड फ्रायड कहता तो हम मान लेते, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि इसने अपने जो ये था लेओ वाइगोत्स्की था, उसने अपने सिद्धांत का नाम क्या रखा था? सोशियो कल्चर। मतलब ये समाज को महत्व दे रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कह रहा है, इसलिए अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया मानी जाएगी। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया मानी जाएगी। ठीक है भैया, आइए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है ना। मतलब प्रगतिशील कक्षा, आपको पता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रगतिशील शिक्षा आपका एक चैप्टर है, वहां से यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण, मतलब जिसका कोई अर्थ हो, शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि, ऐसा कौन सी विधि है जो पर्टिकुलर बच्चों को संबोधित कर रही हो। तो पहला क्या है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना,
मौखिक दंड का प्रयोग करना, एक रूपी मानकीकृत, जहां मानकीकृत पाठ्यचर्या आ जाएगी वहां आप हटा दीजिए क्योंकि रिजिड नहीं होना है, हमें फ्लेक्सिबल होना है। चौथा क्या है, केवल अधिगम का मूल्यांकन, केवल जैसे शब्दों को हटा देना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ए नंबर पे टिक लगा सकते हैं। निरंतर व्यक्तिगत अधिगम विधि कह रहा है तो निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, ठीक है, निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, ठीक है, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान, ओहो, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ठीक है, आ जाइए इस पे थोड़ा सा फिर से पढ़िए। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन। देखो आपने पढ़ा होगा एज फॉर ऑफ, है ना, अधिगम जैसा मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन, ये बहुत कंफ्यूजन करता है। तो अधिगम का मूल्यांकन कहने का मतलब है कि जब पूरा हम पढ़ा चुके हों चैप्टर, उसके बाद हम आपका मूल्यांकन करें। अधिगम के लिए मूल्यांकन का मतलब हम पढ़ाते दौरान ही आपकी समस्या का समाधान करें, ठीक है। तो व्यक्तिगत विधि पर आधारित कौन हो सकता है, जब हम पढ़ाने के बाद नहीं बल्कि पढ़ाते दौरान ही एक एक बच्चे से प्रश्न पूछें कि आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है, इसे हम कहते हैं अधिगम के लिए मूल्यांकन। प्लीज इसको आप डी वाले को सही मानेंगे। निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं करना, एक एक बच्चे से संबंधित प्रतियोगिता करना संभव नहीं है, इसलिए इस पे कौन सा टिक लगाएंगे, डी वाला। आइए अब हम बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकास सिद्धांत, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास के पूर्वगामी है। देखो जो बच्चे का सांकेतिक भाषा विकास है वो पूर्वगामी है किसका, संज्ञानात्मक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का। जीन पियाजे ये कहते हैं, समझिए हमारी बात को, कि जीन पियाजे ये कहते हैं कि पहले बच्चे के मन में क्या आते हैं, विचार, फिर उसके बाद वो किसका प्रयोग करता है, भाषा का। लेव वाइगोस्की क्या कहता है कि पहले बच्चे के मन में आते हैं अंदर भाषा, फिर उसे विचार, मतलब पहले भाषा विकसित होती है फिर वो विचारों को व्यक्त कर पाता है। ऐसा कौन कह रहा है, वाइगोस्की। तो इसमें प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास का मतलब विचार, और क्या कह रहा है, सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है, मतलब भाषा के पहले विचार किसने बताए। तो आप देखिए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इसमें ये वाला ऑप्शन सही कर देना है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक विकास भले कह रहा है, इसको हम विचार से जोड़ेंगे, और ये जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है इसे हम भाषा से जोड़ेंगे। तो पहले विचार को किसने रखा, जीन पियाजे ने, भाषा को बाद में, लेव वाइगोस्की ने भाषा को पहले रखा और विचारों को बाद में रखा, ठीक। आइए अब 12वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता, मतलब आपको कुछ चैप्टर में बताऊं जो फिक्स हैं कि वहां से प्रश्न आएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धिमान होंगे ना तो पेपर को आउट कर लेंगे कि इस चैप्टर से ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये 15 प्रश्न तो आपके गलत हो ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, ठीक। एक आपका जेंडर रूढ़िवादिता, सामाजिकरण और लैंगिक भेदभाव, एक चैप्टर है आपका सीटेट में जिसे कहते हैं हम सामाजिकरण और लैंगिक भेदभाव, सामाजिकरण और लैंगिक भेदभाव, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इसी चैप्टर में हम रूढ़िवादिता शब्द को पढ़ते हैं, है ना, पूर्वाग्रह को, रूढ़िवादिता को, ठीक, पक्षपात को हम इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। तो जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है, मतलब जेंडर रूढ़िवादिता हमको रोकनी है, किसी विशेष जेंडर को विशेष पहचान नहीं देनी है, एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है, ठीक है। ऐसे कौन सा विकल्प है जो जेंडर रूढ़िवादिता के लिए सही नहीं है रोकने के लिए। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, इससे क्या जेंडर रूढ़िवादिता रुक जाएगी, ठीक है, उचित नहीं है। फिर क्या है, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग बैठाने की व्यवस्था, ये विधि बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाएंगे
तो इससे जेंडर रूढ़िवादिता रुक जाएगी? नहीं, इससे जेंडर रूढ़िवादिता और बढ़ेगी। ठीक है, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, बिल्कुल आप इसको कर सकते हो, उचित है। ये जेंडर भेदभाव पे अगर आप चर्चा करते हैं तो ये तो तरीका सही है, उससे जेंडर जो रूढ़िवादिता है वो खत्म होगी। फिर क्या है, ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरागत वादी भूमिकाएं दिखाई दें, मतलब लड़के लड़कियों को एक जैसा दिखाया जाए, तो ये भी उचित है, ये भी उचित है। और जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, अगर कोई लड़के को ज्यादा मानता है लड़की को कम मानता है तो उस पर चैलेंज करना, उसको मतलब उसके विरोध में खड़ा होना, ये भी उचित तरीका है। ठीक है, इसमें उचित कौन सा नहीं है, बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था, इससे तो जेंडर रूढ़िवादिता शो हो रही है। हमें यह बताना था कि कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। 13 नंबर का प्रश्न आइए देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है उसको हम देखते हैं। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं का समाधान करने में असमर्थ है, खासकर गणित को। इस स्थिति में अध्यापक को पारो को कहना चाहिए कि उसे गणित पढ़ने की क्षमता नहीं है। बिल्कुल ऐसे शब्दों का प्रयोग आप नहीं करेंगे। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव व वेधन पर बढ़ावा देना चाहिए। कुछ देर के लिए इसे हम सही मानते हैं और आगे पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। इसकी जगह पे अब हम इसको सही मानेंगे, क्योंकि अगर बाह्य दुनिया से हम किसी चीज को जोड़कर पढ़ते हैं और उसको पाठ्यक्रम में लाते हैं तो ये ज्यादा सही माना जाता है। सिखाने का ये अच्छा तरीका है। पारो को घर पर सीखे गए ज्ञान, स्कूल में सीखे गए ज्ञान को पृथक जैसा कोई शब्द नहीं है। इसमें कौन सा टिक लगाएंगे आप? सी नंबर पे टिक लगाएंगे। ठीक, अब आइए 14वें नंबर प्रश्न पे। ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? भाषिक, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक। अंतरावैयक्तिक तो आपको पता है, ध्वनि लय शब्द किस में आते हैं? भाषिक में। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। एक सामाजिक संरचना कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त होगी? एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त होगी? सहयोगी, प्रतियोजित, काय, एक शब्दोत्तर वाली वस्तुपरक, मानक जैसे शब्दों का स्टैंडर्डाइज्ड जो चीजें हैं, मानकीकृत हैं, उनको आप सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनमें लचीलापन नहीं पाया जाता है। इनमें क्या नहीं पाया जाता है? लचीलापन नहीं पाया जाता है। मात्र स्मरण पर आधारित, रटने पर आधारित नहीं करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सहयोगी, प्रायोजित, काय, मतलब ऐसे कार्य करवाइए जिसमें सभी बच्चे एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का हाथ बटाएं, मिल पट के उस कार्य को करें, ताकि हम सामाजिक संरचना को बढ़ावा दे सकें। आई थिंक ये 15 क्वेश्चन जो हमने जल्दी से किए, ये आपको पहले से भी आते होंगे और एक फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है सीटेट के लिए, और एक समझ भी विकसित हो रही होगी कि किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसके पार्ट 2 को लेकर के जो पेडागोजी का सेक्शन होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।